जबकि मुझे पूरा पता था कि मैं कभी ठीक होने वाला नहीं हूँ, मैं तो खड़ा नहीं हो पाऊँगा, मेरी सेंसेशन बैक नहीं आएगी, मर जाता है। जब डॉक्टर्स ने मुझे ये डिक्लेयर किया कि अब ये बंदा नहीं चल पाएगा, दुनिया में कोई इलाज इसका नहीं है, तो मेरी माँ को सबसे ज़्यादा दुख हुआ। कि डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, वो दिन में 1000 बार मरेगा और एक-एक सेकंड में 1 बार मरेगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी डिसेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करो। तो कभी-कभी अपने पैसे लगाकर इन्वेस्ट करते हैं अपनी डिसेबिलिटी लाने के लिए, अपने आप में को डिसेबल करने के लिए, वो है ड्रग एडिक्शन। जो Assalamu alaikum, this is RJ Mehak Farouk from Radio Rabta 90.8 and welcome to the another episode of Valley Inspiring Tales presented by Radio Rabta 90.8 दिल से दिल तक। Well, in this episode of Valley Inspiring Tales आज हमारे साथ ऐसी पर्सनैलिटी है who is no less than a superhero, एक ऐसी जिंदा मिसाल है जो स्पेशली एबल बच्चों को पढ़ाकर उन्हें नई ज़िंदगी दे रहे हैं। वह एक ऐसी अजीम शख्सियत है जो खुद तो नहीं चल पाते लेकिन हज़ारों बच्चों को ये चलना सिखाते हैं। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेशली एबल बच्चों के लिए ही सैक्रिफाइस की और इस कॉज के लिए, इस नोबल कॉज के लिए उन्हें 2020 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन पद्मश्री अवार्डी मिस्टर जावेद अहमद टाक साहब। सो चलिए इनका इस्तकबाल करते हैं हम अपने शो पे। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू रेडियो राब्ता 90.8 एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए एंड मेरे लिए इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू टुडे। शुक्रिया महक, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज रेडियो राब्ता ने मुझे टाइम दिया और हम जो बात करेंगे इंशाल्लाह नाजरीन इसको पसंद भी करेंगे और आपका जो मकसद है कि डिसेबिलिटी सेक्टर में लोग आगे आ जाए, घरों में ना बैठे, वो भी इंशाल्लाह इससे हासिल होगा। सो जावेद साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके बचपन के बारे में कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से आपने हासिल की, आपका बचपन इन शॉर्ट कैसे गुजरा। बेसिकली मैं बिजबिहाड़ा से हूँ हम्म। और सराफ मोहल्ला एक जगह है वहाँ पे जहाँ मैंने जन्म लिया है। हम्म। 1974 से मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ और इस लंबे सफ़र में मैंने देखा कि जो मेरी ज़िंदगी थी वो इब्तिदा में बहुत अच्छी थी हम्म। और मैं सबसे छोटा था अपनी फैमिली में, यंगेस्ट मेंबर, हम्म। और उससे मेरी जो खातिरदारी बहुत ज़्यादा होती थी। हम्म। मेरे माँ बाप ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपनी स्कूलिंग करने का मौका दिया है, जबकि हम्म। मेरे दो बहनें एक भाई है जो बाकी स्कूल में पढ़ते थे, लगभग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे हम्म। और उर्दू मीडियम में उनका ज़्यादा पढ़ना होता था। जी। लेकिन मैंने इंग्लिश मीडियम में अपनी तालीम हासिल की और बचपन अगर देखा जाए तो बचपन में हर कोई एक बादशाह होता है, बचपन में एनर्जेटिक बिल्कुल। होते हैं। बचपन ही वो दौर है जब इंसान बाकी चीज़ों से दूर होता है, कोई हम्म। खामी दिल में नहीं होती है, हर कोई अंकल और आंटी दिखती है, हर कोई माँ बाप ही दिखता है, हर हम्म। कोई मोहब्बत से देखता है। तो मैंने वो देखा कि मुझसे भी ज़्यादा लगाव था हर किसी को और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम भी एक लोकल स्कूल में ही पढ़ी जिसका नाम था कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, जहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश मीडियम हमारे इलाके में था और जहाँ पे बहुत सारा रोल था और मैं लगभग दो या तीसरे बैच के बाद वहाँ पे गया और मैं ज़्यादा पढ़ने लिखने में शौकीन नहीं था, लेकिन सोशल में काफ़ी था और हम्म। मुझे काफ़ी दोस्ती थी हर एक के साथ और स्कूलिंग में भी मैं हर किसी से मिलता था और पहली बार हमारे यहाँ को एजुकेशन होती थी, लड़के लड़कियों के घर जाते थे, हम्म। हर किसी का बाप होता था, हर किसी की माँ होती थी और बिल्कुल। मुझे इस वक्त ज़्यादा लड़के लड़कियाँ नहीं जानते हैं जितने उनके माँ बाप मुझे जानते हैं। हम्म। मैं हर किसी के घर जाता था, चाहे हम्म। वो लड़की होती थी लड़का होता था और बहुत सारे मतलब खुशहाली की ज़िंदगी मैंने गुजारी है। मैंने जी। कभी गम को अपने दिल में जगह नहीं दी है हम्म। और बल्कि दूसरे के गम अगर होते थे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं शरीक होता था। ये मेरी आदत बचपन से ही थी हम्म। और घर में मैं अपनी माँ की बहुत मतलब मैं उसका दुलारा भी था, लाडला भी था और उसके साथ मुझे बनती थी, इसलिए मुझे कुकिंग आती थी, मुझे बर्तन धोने आते थे। मैं अपनी माँ के बहुत काम आता था अच्छा। और इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता था हम्म। अपनी फैमिली में भी। मैं और मेरी जो भाई बहन थे,
मैं उनको हमेशा एक्सप्लॉइट करता था, मुझे ये दे दो वरना मैं मम्मी को बोल दूँगा। और लेकिन उनके काम भी करता था। अगर तब तो ज़्यादा मतलब एजुकेशन जो थी वो बहुत ही टफ थी, ऑफ क्योंकि कोर्स। सिर्फ लड़के लड़कियों को बुक्स होती थी और बुक्स ज़्यादा लोगों के पास नहीं होती थी। तो मेरी सिस्टर जो बड़ी वाली है उसने एम.एड तक पढ़ाई की है, लेकिन मुझे बोलती थी वहाँ उसके लड़की के घर जाओ, वो नोट लाओ, वो गाइड लाओ, वो कापी लाओ। और उनकी सहेलियों का भी मैं चाहता था, और वो भी मुझे घर में जब पकड़ते थे, कुछ ना कुछ बातें होती थी, बिठाते थे, कुछ खिलाते थे। तो इसलिए मतलब सोशली मैं बहुत अच्छा बंदा था, लेकिन एजुकेशनली मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई वॉज सिटिंग इन द फर्स्ट रो इन माई क्लास, लेकिन ज़्यादातर पढ़ाई में मैं कम ध्यान देता था, किताबें मैं पढ़ता नहीं था। आज भी मुझे किताबें पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है। और मैं मुझे मतलब लिटरली मुझे गंदा लगता है जब मुझे किताबों पे नज़र पड़ती है वो। लेकिन शौक़ रखता हूँ कि हर चीज़ मुझे पता हो, जी, मैं जी। और हर चीज़ में मैं माहिर बनना चाहता हूँ, जो कि कभी ना कोई बन सकता है और ना ही मैं बन सकता हूँ। और बचपन के बाद जो मेरा दूसरा सफ़र आया वो था हायर सेकेंडरी, और वो मैंने अनंतनाग इस्लामिया हनफिया कॉलेज से मैंने 8वीं 9th से लेकर 12th तक पढ़ाई की। और वहाँ पे भी मैं लगभग जितने भी आज साथी हैं मैंने हर एक का मतलब, पहले मैंने कैम्ब्रिज स्कूल की बात की, मैंने उनका व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, उनको मिला के रखा। इस्लामिया हनफिया इंस्टीट्यूट के साथ जितने भी लोग हम मेरे साथ पढ़ते थे, वहाँ पे क्या होता था कि वो एक ऐसा स्कूल था जहाँ से फीडिंग आती थी, यानी कि 8th तक मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन होती थी। लेकिन इस्लामिया हनफिया कॉलेज एक ऐसी जगह थी जहाँ पे 8th के बाद मैक्सिमम बच्चे बाकी डिस्ट्रिक्ट के इर्द गिर्द से आते थे, और वहाँ पे हम 9th से पढ़ाई करते थे, क्योंकि वही ओह! एक हायर सेकेंडरी प्राइवेट कैपेसिटी में थी और पढ़ाई बहुत अच्छी थी। और वहाँ पे भी जितने सारे असातिज़ा किराम थे उनका भी मैं मतलब आज देख रहा हूँ कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, मैं समझता हूँ कि आज वो मेरे काम आई और मैं कुछ कर पाया ज़िंदगी में। लेकिन टीचर्स का बहुत अच्छा रोल रहा। जी। हालांकि मैंने बताया कि पढ़ने लिखने में कोई उतने इंटरेस्टेड नहीं इंटरेस्ट थे। नहीं थी, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा उसको मैंने एप्लीकेबिलिटी में डाल दिया, जी। कहीं पे अप्लाई हो जाए। तो उसके बाद मैं कॉलेज गया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग खानाबल से मैंने ग्रेजुएशन की। तो उसी दौरान मतलब मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बदल गई। तो आप मुझे ये बताइए कि कॉलेज टाइम पे या फिर स्कूल टाइम पे हर किसी का कोई ना कोई एम होता है। तो आप कॉलेज टाइम पे क्या बनना चाहते थे? क्या आप कुछ डिफरेंट करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में? मुझे शौक़ था कि मैं एलएलबी करूं और मैं जज बनूं। मतलब ये मुझे बहुत शौक़ था, और मुझे लोग बोलते थे कि आप बहुत अच्छे एडवोकेट हो, वकील हो। अच्छा। क्योंकि मैं जो भी परेशानी होती थी किसी स्कूल में कॉलेज में, तो मैं लीड करता था, वो ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं वो होना चाहिए। तो एज मुझे वो कैपेबिलिटीज़ अपने आप में नज़र आती थी। ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोगों को दिखे, लेकिन मुझे लगता था कि आई विल बी सम वायर, कि मुझे ये करना चाहिए, इस रूट में जाना चाहिए, इस एरिया में जाना चाहिए। लेकिन मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं एमबीबीएस करूं, डॉक्टर बनूं। ओह! और मैंने बहुत कोशिश की, एंट्रेंस भी दिए मैंने नीट। अच्छा। तब तो मतलब जेके बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, हुँ। और कॉमन एंट्रेंस जिसे बोलते थे, मैंने 2 बार एंट्रेंस भी दिया, लेकिन सवाल ही नहीं था मैं क्वालिफाई करता। और लेकिन अच्छे मार्क्स आते थे मुझे, क्योंकि मेरी बायोलॉजी सबसे बड़ी अच्छी सब्जेक्ट जो थी बायो थी, और बायो में मैं अच्छे मार्क्स आता। फिज़िक्स सबसे गंदी, मैथ मुझे आता नहीं था, और मैथ में मैं जाना नहीं चाहता था। हुँ। और मैथ ने मुझे बहुत बोलते हैं ना कि पागल कर दिया था, क्योंकि मैथ किताब देखते ही मुझे बहुत परेशानी होती थी। और उसके बाद मतलब मेरा हुआ भी था एमबीबीएस में, अच्छा। ईरान में मेरी सिलेक्शन हुई थी। हुँ, हुँ। अब मुझे जाना था मार्च में, हुँ। लेकिन वहाँ पे कुछ तब इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ दरार आई थी, और बाकी जो कंट्रीज़ थी उन पे ऐसे नहीं देने जाते थे। फिर हमारे जो क्वालिफ़िकेशंस थी उनकी उस वक़्त वेरिफ़िकेशन हुई, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ज़रिए भी वो वेरिफ़िकेशन हुई, उसमें टाइम लग गया। जी। और जाते-जाते ये मामला अक्टूबर तक पड़ा, जबकि मुझे मार्च में ही
मतलब ऐसी परेशानी हुई कि मैं आई बिकेम द व्हील चेयर यूज़र। हम्म, मैं उस टाइम हॉस्पिटल में था जब वो गए। हालांकि वो पूरी टीम मुझे हॉस्पिटल में मिलने आए, जी। उन ये देखने आए कि कितनी, क्योंकि मैं उस लिस्ट में सेकंड नंबर पे था, अच्छा। सेकंड टॉपर था। अरे। मैंने वो इंटरव्यू मैंने जो क्वालिफाई करने के लिए था वो मैंने ईरानियन एम्बेसी में दिया था, और हम्म। मतलब उन्होंने मुझे वहीं पे बोला था कि यू आर सिलेक्टेड। ओ। कि तो क्योंकि उनने मुझे हार्ट के बारे में बोला, लिवर के हम्म। बारे में हम्म। बोला, जो भी उनने सवाल किए बायो के रिलेटेड, हम्म। मैं उनमें मतलब मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी ठीक। तो ऐसा क्या वाकया पेश है आपकी ज़िंदगी में जो आप इस व्हील चेयर के मोहताज बन गए? है। एक्चुअली एक कश्मीर में जो मिलिटेंसी का दौर चला था उसमें एक दिन ऐसा है कि जब लोगों को पॉलिटिक्स से पीछे रहने को कहा जाता था। जी। मेरे भाई थे, मेरे चचेरे भाई, हम्म। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, और ठीक। उनके घर में कुछ ऐसे बंदे आए जिनके पास काफ़ी सामान था, वो लेस थे सामान से। तो वो हमारे घर जब आए, उनके घर मतलब अंदर गए, तो मैं एक्चुअली वहाँ गया था। अपनी चाची जो मेरी थी वो बुज़ुर्ग थी, वो, और मेरे जो चाचा जी थे वो उस वक्त सीए के पेशेंट थे, उनको दिल्ली जाना था। ओह। और मुझे खाली ये जिम्मेवारी दी गई थी कि मैं अपनी चाची का ख्याल रखूं, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर की दवाई लेती थी, कुछ दवाएं उनको सुबह शाम लेनी पड़ती थी, मुझे सिर्फ उनकी देखभाल करनी थी। हम्म। तो अचानक से उनके घर में रात को 12 बजे, लगभग 12:30 बजे कुछ लोग आए। उन्होंने हमारे उनके घर में एक मुंशी था जो उनका हिसाब रखता था, उनका बड़ा फ्रूट बिजनेस था। हम्म। तो उसने सीधे से दरवाज़ा खोल दिया, उसको ये पता नहीं था कि रात के वक्त में कैसे दरवाज़ा खोल। हम्म। तो उन्होंने सबको हमें जमा किया, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें आपके इस भाई को थोड़ा सा बात बाहर करनी है। हम्म। उसके अहल ने भी थोड़ा सा उनको बोला कि हमें जो भी बोलना है यहीं पे बोलो। तो हम्म। उसी दौरान उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने फायर कर दिया। जो हम्म। सिर्फ एक ही फायर हुआ मुझ पे हुआ, और मैं उसी टाइम गिर गया। मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन जब मुझे हॉस्पिटल लिया गया तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि आपकी राइट किडनी डैमेज है, लिवर ओह। डैमेज है। तो लगभग लगभग हर किसी जिस्म के अंग में मुझे कुछ ना कुछ हुआ था, एक गोली की वजह से। और सबसे जो वर्स्ट कंडीशन थी वो थी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जिसमें जो हमारा स्पाइन होता है उसमें जो धागा होता है, जिसको हम अक्सर धागा ही बोलते हैं, लेकिन वो स्पाइनल कॉर्ड जो था वो डैमेज था, जिसकी वजह से मैं व्हील चेयर पर आ गया। हम्म। और लगभग मैं 1 साल तक डिफरेंट सर्जरीज़ में गया, और मेरी सर्जरीज बोन एंड जॉइंट में हुई, एसएमएचएस में हुई। और डॉक्टर्स ने मुझे, मेरी माँ को सीधे कहा कि आप समझिए कि 6 महीने का मेहमान है, नहीं बच पाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 27 साल हो गए, और मैं आपके सामने ज़िंदा हूँ। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, जिस चचेरे भाई को वो किडनैप करने के लिए आए थे वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं भी हूँ। सो पहले की ज़िंदगी खेल कूद में और अब व्हील चेयर के सहारे, कहीं आपने हिम्मत तो नहीं हारी अपनी ज़िंदगी में? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मतलब दीन पे मुझे बहुत अच्छा यकीन था कि हमारा जो दीन है इट इज़ अ गाइडलाइन फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हमें एक बुराई से बचना है तो सबसे बेस्ट है कि अपने दीन जानो। अगर हमें मतलब कोई भी गुर्बत आती है तो अगर आप अपने दीन के गाइडलाइंस पर चलोगे, जिसने भी अपने आप में कुरान एज अ कॉन्स्टिट्यूशन लिया वो कभी हिम्मत नहीं हारता है। और मुझे इस पे यकीन था। मैं लोकल में एक दरसगाह भी थी जहाँ पे मैं जाता था, और वहाँ पे मुझे ये यकीन आया था कि जो हम ईमानी मुजमला और ईमानी मुफसल पढ़ते हैं कि खैर और शर अल्लाह ताला की तरफ से है, और इस सही। पे मैंने 100% यकीन रखा है। मेरा खैर, मेरा शर, क्योंकि जब से मुझे गोली लगी, जब से मैं व्हील चेयर पे आया, अगर मैंने ज़िंदगी में काम स्टार्ट किया होता, या तो मैं डॉक्टर बना होता, या मैंने अपने फादर का बिज़नेस संभाला होता, या तो मैं इस टाइम यही गिनता होता कि कितने पेशेंट आए, कितने 500 मैंने कमाए, या तो मैं अपने फादर के बिज़नेस में यही सोचता होता 1 करोड़ मिल गया, उसमें 10 लाख और कैसे जोड़ूंगा, यही तो मेरा काम होता। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि जिस काम पे मुझे अल्लाह ताला ने रखा, कि बच्चों की पढ़ाई या डिसेबल कम्युनिटी के साथ जोड़ना, क्योंकि मैं खुद पर्सनल डिसेबिलिटी हूँ। मैं किसी के पे मिन्नतदारी नहीं रखता हूँ कि मैंने किसी के लिए कुछ किया हम्म। या कोई। लेकिन
एक ज़रूरी बात जो मुझे मतलब जिस पे मुझे और यकीन पुख्ता हुआ, हर कोई मुझे बोलता है कि आपका रोल यही था और अल्लाह ताला को आपसे यही काम लेना था, आपको सही। इसी कुर्सी पे बैठना था। मैंने देखा कि आपने भी रिसेंटली देखा, इलेक्शंस हुई, हर किसी की कुर्सी छीन गई, हुँ। लेकिन मेरी कुर्सी परमानेंट है, मेरी व्हीलचेयर ने मेरा साथ दिया। ये ना कोई मुझसे छीनेगा ना छीनना चाहेगा, क्योंकि इस कुर्सी को लोग बदी नज़र से देखते हैं और मेरे लिए ये एज ए किंग मेरी चेयर है और मैं उस पर बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे अगर ऐसे रखा होता, मे बी मेरे से कुछ ऐसा गलत होता, किसी का कत्ल होता, किसी को ऐसा नुकसान पहुंचाता मैं, जो मैं फिर ज़िंदगी में कभी कंपनसेट नहीं कर पाता। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा रोल और मेरी चेयर पे आना ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ, चैलेंजेस, अगर चैलेंजेस देखें तो बहुत सारे होते हैं। जैसे व्हील चेयर यूज़र की जो ज़िंदगी होती है वो स्पेसिफिक होती है, एक कोने की होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस स्पेसिफिक ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ लिखने को मिला, बहुत कुछ करने को मिला, बहुत कुछ सोचने को मिला, बहुत ऐसी चीज़ें मैंने की जिससे मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि बाकी लोग क्या कहना चाहेंगे, लेकिन इतनी चीज़ मुझे यकीन है कि जो मैंने किया, जिस चीज़ पर मैंने फोकस किया, वो चीज़ मुझे मिल गई। ना तो मुझे कभी ऐसा लगा कि मैं मेरी कुछ डिग्रेडेशन हुई, ना मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे कैसे देख रहा है। मुझे इस पे यकीन है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे शक्ल बनाई है वो सबसे बेहतरीन है। जिस चीज़ को मैं के साथ में काम करता हूँ वही मेरा रोल था इस दुनिया में। और सबसे ज़्यादा कि जो मुझे खाना था, कमाना था, उसके लिए मुझे पैसा मिल गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जब मैंने काम स्टार्ट किया तो इसमें पैसे लगते हैं। मैंने लोगों से पैसे जमा किए, मैंने दुकान दुकान 10-10 रुपए जमा करके स्कूल खोला है, डिसेबल बच्चों के लिए काम किया। लेकिन अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त मुझे कभी भिखारी नहीं समझते हैं। वो उनकी नज़र में मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। इससे बेहतरीन चीज़ क्या है? जब मुझे लोग बोलते हैं कि आप सबसे बड़े पैसे वाले हो, आपके पास इतने मतलब चीज़ें हैं, मैं कभी पैदल नहीं चला हूँ, गाड़ियों में ही चलता रहता हूँ, तो इंसान को और क्या चाहिए? इससे ऑफ बड़ा स्टेटस कोर्स, क्या हो सकता ऑफ है? कोर्स। मैंने कहा कि लोग कुर्सी के लिए दर-बदर होते हैं। मेरी कुर्सी इतनी अच्छी है, लोग मुझे उतनी ज़्यादा इज़्ज़त नहीं करते हैं जितनी मेरी चेयर को करते हैं। तो जब भी मैं कहीं जाता हूँ लोग बोलते हैं कि आपको कुछ चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर भी कहीं चलेगा और लोग उसको नहीं जानते होंगे, उसको कोई नहीं बोलेगा कि आप कहाँ जाए, आपको क्या ज़रूरत है, मुझे बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं मोहर के बगैर सब कुछ, स्टेटस डेजिग्नेशन जो है वो मेरे पास है। ऑफ कोर्स सब्र, शुक्र और तवक्कुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। सो जब आपके साथ ये वाक़या पेश आया, तो क्या स्ट्रगल्स आपकी ज़िंदगी में आए या फिर आपके पेरेंट्स ने कितने स्ट्रगल्स का सामना किया, उनके बारे में कुछ बताएँगे? एक माँ बाप के लिए जो सबसे बड़ी दुख की बात होती है, जब उनके बच्चों में कोई तकलीफ़ होती है या बच्चा उनका मर जाता है। जब डॉक्टर्स ने मुझे ये डिक्लेयर किया कि अब ये बंदा नहीं चल पाएगा, दुनिया में कोई इलाज इसका नहीं है, तो मेरी माँ को सबसे ज़्यादा दुख हुआ था। और मेरी माँ लगभग ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि 90% डेड वहीं पे हुई। बहुत सारे रिश्तेदार आते जाते थे हॉस्पिटल में, तो मैं 1 साल रहा, लेकिन कम से कम एक एक दिन में 50 लोग भी वहाँ मुझे मेरे पास होते थे। एक वक्त ऐसा आया जब मेरी माँ, मेरा भाई और मैं उस कमरे में था। तो ज़िंदगी का एक तजुर्बा मिलता है इंसान को। और चैलेंजेस जब देखते हैं कि चैलेंजेस ये होते हैं कि पहले तो स्पेसिफिक ज़िंदगी बन जाती है। मैंने खुद देखा कि जितने हद तक मेरी ये बाजू जाती थी, मेरा हाथ चला जाता था, उतनी ही मेरी लाइफ थी, क्योंकि बाकी तो सिमट गई। मैं तो खुद थूक डालने के लिए बाहर नहीं जाता था, वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर पाता था। इवन ज़ख्म इतने टांगों में थे, 14-15 ज़ख्म, जिनकी रोज़ ड्रेसिंग होती थी। और ये तो बड़ी स्ट्रगल थी, और इसमें मुझे मतलब यही लगता, और हर कोई जो आता था सब बोलते थे अब तो ये ज़िंदा लाश है, अब इसको। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कमेंट करते थे कि अब इसका मरना ही बहुत अच्छा था। तो ऐसे भी इवेंट्स होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मुझे खुद भी पता नहीं कि मेरा विल पावर कहाँ से आया। कुछ लोग ऐसा सवाल भी करते हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, मुझे आज भी याद है जब मैं घर आया 1 साल के बाद हॉस्पिटल से, तो मेरे जहन में यही आता था कि हर किसी चीज़ का एक मालिक होता है। आप मकान बनाएंगे,
और सुबह आपको लगेगा ये दीवार अच्छी नहीं है तो यू कैन डिसमेंटल, आप अपने मज़दूर से बोलेंगे इसको डिसमेंटल करो, मुझे नहीं चाहिए, दूसरा बनाऊंगा। इसी तरह अल्लाह ताला की देन हम सब है, वो हमें कुछ भी करता, हम उनकी प्रॉपर्टी है, हमें इस पर यकीन है। वी आर नॉट द अल्टीमेट अथॉरिटी, वो सब अथॉरिटी है। तो मुझे लगता था कि जैसे अगर मैं पेड़ होता तो किसी ने मुझे काटा होता, अगर मैं किसी की सब्ज़ी होता तो उसने मुझे काट के अपनी देगची में पका के खाया होता। तो ये चीज़ें मुझे जहन में आती थी और ये मैं शेयर भी करता था। और कभी कभी मुझे लगता था जिनके साथ मैं शेयर करता हूँ उनको भी लगता है शायद इसको अब मेंटल स्ट्रेस भी हुआ है। लेकिन वही मेरी टर्निंग पॉइंट थी और वही मेरा स्ट्रेंथ बन गया। जिस दिन मैंने सोचा कि मेरे बस में मेरी ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह ताला के बस में है, जो उसको करवाना होगा वही करूँगा। और मुझे ऐसा लगता था कि आज कल परसों मुझे मरना है क्योंकि डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया था। लेकिन मैंने बताया कि मेरी फैमिली में जिन के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी अब वो मेरे साथ नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स जिन्होंने मुझे क्योर किया वो इस ज़िंदगी में नहीं है। और बहुत सारे लोग जिनके साथ में उठा बैठा, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, 1 साल में उनकी डेथ हुई। तो मुझे लगता है कि मतलब स्ट्रगल यही आते हैं कि एक तो इंसान स्पेसिफिक बन जाता है, दूसरा ये कि ज़िंदगी के तलख तजुर्बे होते हैं, जो इंसान करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, रोल कुछ अलग बन जाता है। और मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो जाती है, इंसान खुद अपने मोहताजी ज़्यादा आती है। लेकिन निकलने के भी रास्ते बहुत सारे हैं। अगर हम में कुछ क़ुव्वत हो, हमें करने का जज्बा हो, हमें सलाहियत हो, जो भी हम हमारे पास है। चलो मेरे पास एजुकेशन थी, मैं उस टाइम ग्रेजुएट था, तो ऑलमोस्ट मैंने ग्रेजुएशन पास की थी। मेरा रिज़ल्ट जो है वो हॉस्पिटल में ही मेरा निकल गया रिज़ल्ट उस टाइम ग्रेजुएशन का। और अ, अगर मेरे पास एजुकेशन थी तो मैंने इस्तेमाल की ये, जो मैंने मतलब अपनी ज़िंदगी में ये चोट खाने के बाद 2 साल के बाद यही तय किया कि अब मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। अब तो लोग आते नहीं थे, बीमार की हालत पूछने तो 2 दिन 4 दिन आएंगे, उसके बाद कौन आएगा। तो मैंने फ्री ट्यूशन स्टार्ट की अपने बेड से। मैं सुबह 7-8 बजे स्टार्ट करता था मॉर्निंग में, और शाम 7 बजे तक इन ग्रुप्स पढ़ाता था, 6th वाले ग्रुप, 7th वाले ग्रुप, 8th वाले ग्रुप। और एक बात वहाँ तक चली कि मुझे दिन का पता नहीं चलता था मैं कहाँ। और उन्हीं बच्चों ने मुझे बाहर भी निकाला, उन्हीं बोला कि अब हम बाग में जाएंगे, सर पिकनिक चले जाएंगे। मैं बोलता था मैं तो मतलब वॉशरूम तक नहीं जा पाऊँगा, मैं तो कहीं पे पानी नहीं पी सकूँ मैं। उन्होंने बोला कि आप छोड़ दो सब कुछ, वो हम करेंगे जो भी आपको करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो चैलेंजेस भी क्रॉस हुए। हर जो मुझे सुनने वाला होगा अगर उसको भी ऐसी ज़िंदगी है, सॉफ्ट कॉर्नर कहीं से निकलने के लिए आ ही जाता है, लेकिन खोज करने की बहुत ज़रूरत है। और इवन हर इंसान को जिसको ये चैलेंज ना हो, हर किसी को दुनिया में अपना रोल ढूंढने के लिए जदोजहद करनी चाहिए। वरना हम कभी कभी मिस रोलिंग में पड़ जाते हैं, हम ऐसे काम करते हैं जो हमें रोल नहीं है। हमें देखना चाहिए क्योंकि हर किसी का रोल इस ज़िंदगी में बहुत अहम है। चाहे वो खाकरोब हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो बड़ा मैनेजर हो, आईएएस अफसर हो। अगर एक सिस्टम को हम कम करेंगे, चपरासी नहीं रखेंगे, आईएएस अफसर नहीं रहेगा। नहीं इसलिए रहेगा। हमें छोटा बड़ा काम जो भी मिलेगा, जहाँ पे भी मिलेगा, करना चाहिए। और मुझे इस पे पूरा यकीन था, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मैंने कम से कम टेलरिंग कुछ ना कुछ मैं करता ज़िंदगी में। और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक था, वो मैं कर लेता। क्योंकि मैंने बहुत बार बहुत सारे डिसेबल पर्सन की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा है। और सबसे मुझे जो इफ़ेक्टिव लग रही है वो है ऑन हेवन, जो जॉन मिल्टन ने अपने 43 साल की ज़िंदगी में उसको नाबीनाई हुई, उसकी दोनों दोनों आँखों की बीनाई चली गई। और उसने फिर जिसे बोलते हैं कि डिस्करेज्ड लाइफ गुजारी 2-4 साल, जिसमें उसने कहा कि उसको अपनी बीवी कहती थी ये काम करो, वो बोलता था अब मैं क्या कर पाऊँगा। और माँ बाप बोलते थे, रिश्तेदार बोलते थे, लेकिन उसने बोला कि आप मुझे उस कमरे में रखो जहाँ लाइट ना हो और खुद जाओ क्या करना है। लेकिन उसने एक ख्वाब देखा जहाँ उसको लगा कि वो जन्नत में घूम रहा था और उसको बाहर निकाला गया। उसने ऑन हेवन्स मतलब उस पोइम के डिफरेंट नाम हैं। तो उन्होंने ऑन ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ऑन हेवन्स है। तो उसने फिर इस पर सोच दिया कि मुझे ख्वाब में बार बार जन्नत से क्यों निकाला जाता है। तो उसको
फिर जब उसने उस पर सोच किया, क्योंकि वो पोइट थे, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, तो उन्हें इसका मफ़हूम यही निकाला कि दरअसल अल्लाह ताला जिसने मुझे बनाया है उसने मुझे यही सबक दिया कि अगर इंसान की आंखें ना हो तो फिर वो इंसान ही नहीं रहेगा, हम्म। अगर इंसान की टांगें ना हो तो वो इंसान नहीं रहेगा, हम्म। अगर आपके इस स्टेडियम में अभी दरवाज़ा नहीं होगा तो फिर ये स्टेडियम नहीं रहेगा, रहेगा, लेकिन एक कमी खामी रहेगी जिसको हम कंपनसेट कर सकते हैं। मैं यहाँ तक नहीं आ पाया था, लेकिन व्हील चेयर ने मुझे सहारा दिया यहाँ तक आने के लिए। इसी तरीके से लोग, तो उस चीज़ से हमें यही पता चलता है कि एक तो हमें अपना रोल सीखना चाहिए, और दूसरा हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो खुद, हमारे बस में बात ही नहीं है कि हम अपनी टांग खुद लगाए, अपनी आँख लगाए। तो जॉन मिल्टन ने फिर अपना काम स्टार्ट किया, एंड ही वाज डिक्लेयर्ड एज द नंबर 1 बेस्ट पोइट इन द वर्ल्ड। और उसकी जो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है वो सेकंड नंबर पे इस वर्ल्ड में आती है। जो उसने नाबीना के बाद काम किया वो रिकॉग्नाइज हुआ, जो उसने नाबीना से पहले काम किया था वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। सो ऐसी जो सोच है, जो आप ये पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं, ऐसा विल पावर, ये हर किसी में नहीं देखने को हर मिलता किसी में है। है, हर किसी में है, लेकिन देखने की बात है। कहीं पे किसी के जेब में है ये बात, हम्म। लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। क्योंकि जब साइंटिफिकली हम देखते हैं, कोई इंसान दूसरे इंसान से मतलब कुछ अलग नहीं है, जो हम्म। जेनेटिक मेकअप हम्म। जब हम देखते हम्म। हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। हम्म। जैसे कि आपकी एक अलग पर्सनालिटी है, मेरी एक अलग पर्सनालिटी है, हम्म। वो अल्लाह ताला ने इसलिए रखी है ताकि हमारी पहचान हो जाए। और अल्लाह ताला ने एक सबसे वंडर जो इस दुनिया में रखा है वो है कि इवन 5 बंदे अपनी फैमिली में नहीं मिलते हैं, सोच नहीं मिलता है, ख़यालात नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते। हर कोई अलग-अलग चीज़ से। तो इतने लोगों में, जहाँ हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी 1 करोड़ 40 लाख है, हम्म। तो इतने लोगों का जेनेटिक मेकअप अलग-अलग से होता है, लेकिन जो करने वाले बंदे होते हैं वो करते हैं, जो नहीं करने वाले बंदे होते हैं वो नहीं करते हैं। पॉजिटिविटी है, लेकिन सोचने की ज़रूरत है। हाँ, दुःख तो होता है, मुझे भी दुःख हुआ जिस टाइम मैंने भी रोया होगा। हम्म। मैंने भी कुछ मतलब चीज़ें देखी होंगी जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में हमारे पास रोल ही नहीं है, या हम्म। ज़िंदगी में हम पॉजिटिविटी नहीं है। सिर्फ सोच रखने की ज़रूरत है, अ, अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। हम जो फोकस करते हैं ना, हम फोकस करते हैं पड़ोसी क्या बोलता है, रिश्तेदार क्या बोलता है, वो बंदा क्या बोलता है। हम्म। अगर मेरे पास कोई ऐसा बंदा आता है कि चलो आपकी टांगे चलेगी, आप मुझे बोलो कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, और अगर फिर वो मुझे एडवाइस भी देता दूसरी बार, तो वो चलता। हम्म। लेकिन मुफ्त में एडवाइस देने की क्या ज़रूरत है और क्या हम्म। पकड़ने की ज़रूरत है, जब हम उस टाइम उस चीज़ को किसी में कंपनसेट नहीं कर पाते हैं, उसको बदल नहीं डालते, उसकी सिचुएशन में नहीं जाते हैं, एम्पैथी नहीं दिखाते हैं, तो फ़ायदा क्या है उन चीज़ों पे जाना। विल पावर अगर इंसान को करना हो अपने आप में जनरेट, तो वो पहले दूसरों का इस वे में सोचना छोड़ दे जी। कि वो क्या कहेगा, मेरी वो इवन फैमिली मेम्बर्स क्या कहेंगे। जो आप में स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, हम्म। और जहाँ तक इंसान जिस हद तक जाए वो जाना चाहिए। और जब कहीं पे हम सरफेस हो जाते हैं, अल्लाह ताला कोई ना कोई मदद हमारी ज़रूरी करता है। हम्म। और मैंने बताया कि मेरी ज़िंदगी में आज तो कोई ऐसा पल आया नहीं जहाँ मैंने रिग्रेट किया हो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जो भी मैंने ज़िंदगी में मतलब डिमांड किया अल्लाह ताला से, हम्म। वो मुझे मिल गया। सो ऐसा कोई वाक़या आपके साथ पेश आया जहाँ पे आपको लगा कि यार मैंने हिम्मत छोड़ दी, मेरी हिम्मत, मैंने हिम्मत हार दी? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर देखा जाए तो सबसे वर्स्ट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले तो इंसान का जहाँ ज़ख्म लगता है वहाँ से नीचे का हिस्सा पूरा नम हो जाता है, हम्म। सेंसेशन लॉस हो जाती है। हम्म। आपको न तो ठंडे का पता चल जाएगा, हम्म। न तो गर्म का पता चल जाएगा, जलने वलने का तो नाम ही नहीं है। तो इंसान पूरा मोहताज हो जाता है, पूरा मोहताज। हम्म। और एक वक्त ऐसा ज़रूरी आता है कि इंसान सोचता है कि मैं खुद नहाता, मैं खुद वॉशरूम जाता, तो तब ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन मैंने हर किसी को शॉर्ट स्पैन के अंदर इस सैडनेस को अपने से निकाल दिया, क्योंकि मैं फिर से यही डालता था दिमाग को कि खैर और शर अल्लाह ताला की तरफ से है। हमारी ज़िंदगी तो हमारे बस की बात नहीं है, और हमें कुछ करना चाहिए। अगर मैं रहूँगा तो मेरी माँ रोती थी, अगर मैं मतलब ख़राब हालत में होता था तो मेरी बहनें मतलब ख़राब हालत में होती थी। माँ तो बोलती है कि बलाए लगे,
लेकिन बाप अंदर से ही लगा होता है, वो पहले से ही लगा होता है, उस वो कहने के लायक वो नहीं रखता है। तो इसलिए मैंने देखा कि मेरा बाप इतना मतलब काम बंदा था इस दुनिया में कि वो उसने ना कभी किसी के साथ हाई पिच में बात नहीं की होगी। और वो इतना मतलब दुखी होता था कि हर सुबह में जब जगता था, सुबह वक्त जब अभी अजान के बाद का टाइम होता था, वो मैं उसी फूक से उठता मतलब जगता था जो वो दुआ करके मुझ पे डालता था। वो सिर्फ मुझे, मैं अपने बेड पे होता था, मैं जब आंखें खोलता था कि ये फूक कहाँ से आई, मेरा फादर दुआ मांगता था और अल्लाह ताला से हमेशा अपनी थोड़ी पे हाथ रख के अल्लाह ताला से यही दुआ करता था कि इसको ठीक कर दे। जबकि मुझे पूरा पता था कि मैं कभी ठीक होने वाला नहीं हूँ, मैं तो खड़ा नहीं हो पाऊँगा, मेरी सेंसेशन बैक नहीं आई, क्योंकि दुनिया में अभी तक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कोई इलाज नहीं है। सब सिस्टम्स फेल हो चुके हैं। अभी कुछ डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं, कोई बंदा खड़ा हो पाता है, कोई एक कदम निकालता है, किसी की टॉयलेटिंग वापस आ जाती है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है, बहुत सारे लोगों को ठगा भी गया। हम रिसर्च कर रहे हैं, अब 10-20 लाख दे दो, वो करो। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पीर आए, डॉक्टर्स, बाकी चीज़ों की कॉलें आई। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मेरी माँ रोती थी, जब मेरे फादर रोते थे, मुझे लगता था कि कुछ ख़राब है मेरी ज़िंदगी में। अदरवाइज़ मैंने ज़िंदगी में कभी ये नहीं हार मानी है कि ये हुआ है या ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे जहन में नहीं आया। मैंने वो बताया कि पहले ही मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि अगर मैं इंसान नहीं होता, भेड़ होता, तो शायद किसी ने कुर्बान किया होता। मतलब कहते हैं ना कि खुदा एक इंसान को उसी उसकी ही लिमिट्स तक आजमाता है। सो हर बिल्कुल, किसी की अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं। बिल्कुल। वो तो जब हम सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ तौर पे लिखा गया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा मा कसबत वालैहा मा कसबत। कोई अल्लाह ताला आजमाइश उसी कदर से डालता है जिसको जितनी ताकत हो, ताकत हो। सही। एज पर हिज स्ट्रेंथ। उसमें उसी स्केल के साथ अल्लाह ताला जाता है। तो वाई शुड वी वरी अबाउट कि कितना डाला है, कितना उस क्योंकि सिर्फ इंसान का दिल और दिमाग अगर स्ट्रांग बन जाए और हर किसी सिचुएशन में अपनी डिसेबिलिटी को वो एक्सेप्ट करे, जिसने भी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया, तो वो दिन में 4 गुना से लेके 100 गुना तक तरक्की कर सकता है। जिसने डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, वो दिन में 1000 बार मरेगा और एक एक सेकंड में एक बार मरेगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी डिसेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करो अपने, क्योंकि दुनिया में हर किसी की अलग स्टोरी होती है। चेहरे से किसी की मुस्कान से ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि ये बंदा खुश है। सही। अंदर एक अलग स्टोरी चलती है, सही। उसको ढूंढने की ज़रूरत है। और हम कभी कभी जजमेंटल भी बन जाते हैं। ये जी। बंदा खूबसूरत है तो उसको कोई गिला नहीं होगा ज़िंदगी से, ये बंदा काफ़ी मालदार है तो इसको शायद या कभी हम भूख नहीं ऐसा भी होगी, सोचते हैं काश मेरी ज़िंदगी उस ऐस जैसी होती। तो वो बंदा अंदर से बोलता है कि रब ना ऐसा ना करे, आपकी ज़िंदगी ऐसी हो। तो इसलिए थोड़ी गहराई से सोचना होगा। और इसलिए इंसान अगर एक्सेप्टेंस देगा हर किसी चीज़ को, चाहे किसी का बाप मर जाता है, किसी को गुर्बत आ जाती है, किसी का एग्ज़ाम में फ़ेल होना, किसी का अगर हम एक्सेप्टेंस इन चैलेंज को देंगे, हम वाकई पास हुए हैं, हम वाकई ज़िंदगी में तजुर्बेकार भी है और कामयाबी इंसान भी। अगर कामयाबी चाहते हो तो हर किसी चीज़ को एक्सेप्टेंस हो और ये सोचो कि ये मेरे बस की बात नहीं है, कोई और इसको चलाने वाला। सो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप स्पेशली एबल बच्चों के लिए कुछ करें, उनके हक के लिए आवाज़ उठाएं? जिसने भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि होगी, वसल्लम। हयात तैयबा पढ़ी होगी, उसको रोल मॉडल बनने की ज़रूरत ही नहीं है या किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो कि जब हयात तैयबा में हम पढ़ते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफेक्ट इंसान थे इस दुनिया में, और हम तो परफेक्शन की ओर चले जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कहीं को, लेकिन हम उसका 1% 2% भी नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे। और अगर हमने 1% की और कोशिश भी की तो इसलिए मुझे मोटिवेशन इन्हीं चीज़ों से मिली है कि दुनिया में अगर कोई चीज़ है तो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ जैसे मेरे रोल मॉडल जो रहे हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में, वो है जावेद आबदी। वो अलीगढ़ से है, लेकिन दिल्ली में उनका पढ़ना लिखना हुआ और वो बाद में वो एक बहुत बड़े फेलोशिप पे सिलेक्ट हुए और वहाँ पे उन्होंने जर्नलिज्म किया लंदन से। जब वो वापस आए तो उनको लगा शायद
लंदन से आके मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे और वो चीज़ होगी। तो उन्होंने बहुत सारे जगहों पे बात की नौकरी के लिए, तो किसी ने उनको नौकरी दी। तो बाद में उसको भी यही लगा कि मैं तो अपना टैलेंट ज़ाया कर रहा हूँ, और उसने जर्नलिज्म को छोड़ के डिसेबिलिटी एडवोकेट वो बन गए। और उन्होंने NCPEDP नाम से, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल पर्सनस, क्योंकि लास्ट में हर इंसान इसी पे आ जाता है, अब मैं खाऊंगा क्या। एम्प्लॉयमेंट पे उन्होंने जोर दिया, एम्प्लॉयमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, और उन्होंने नेशनल लेवल पे इतनी एडवोकेसी की डिसेबिलिटी की कि पूरे दुनिया में इस वक्त वो ग्लोबल चेयर पे भी रहे। उनने 2 टर्म एज अ ग्लोबल चेयरपर्सन फॉर इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस की वो चेयरपर्सन रहे। 2018 में उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। वो व्हील चेयर यूज़र थे। उनकी भी स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल बाइफिडा एक टर्म है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में कुछ बीमारी लग जाती है और इंसान हमेशा के लिए अपाहिज बन जाता है। तो वह उसके ज़िंदगी में मैंने ये देखा कि वो एज पर्सन जीते थे। वो ये रखते थे कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी पॉलिसियाँ हैं उनमें डिसेबिलिटी का नाम घुसा हो, बस ये उसका था कि हर किसी जगह डिसेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और जहाँ पे भी हम पॉलिसीज़ बनाए, जहाँ पे भी लाज बन जाए, वहाँ डिसेबिलिटी का जिक्र हो। तो उससे क्या हुआ कि मुझे भी वही मतलब चीज़ अंदर से घुसी। और मैंने खाली 97 से 2001 तक ना तो मैं किसी को जानता था और ना मैंने कोई मीटिंग अटेंड की थी। उनका एक वर्कशॉप था श्रीनगर में, 2003 से मैं जुड़ा, और बराबर 2018 तक मैंने उसकी पूरी जो ओबीडेंटली जिसे बोलते हैं उनके साथ चला। और मुझे उससे बहुत मौका मिला कि आउटसाइड इंडिया जाने का, डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। बहुत सारे जगहों पे मैं गया, और वहाँ से मुझे उन वर्कशॉपों से कैपेसिटी बहुत सारी बिल्ट हो गई। और मैंने उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी जितने लाज बने, जितनी स्कीम्स बनी, वहाँ पे मुझे एज ए मेंबर रखा गया। मैंने उनको अपनी सजेशंस दी, मैंने उनको अपने तौर से बताया कि क्या क्या होना चाहिए कि ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अकोमोडेट हो जाए इस पूरे वर्जन ऑफ द लाइफ में, ताकि ये मोहताजी की ज़िंदगी ना हो। लोग हमें दूसरी नज़र से देखते हैं कि शायद ये नहीं कर पाएंगे, शायद उनको ये खामी होगी, शायद वो चीज़ें नहीं होंगी, और वो चीज़ें फिर दूर होती है। तो इसलिए अगर हमें विल पावर और बाकी चीज़ों पे देखना चाहे तो हमें सिर्फ एक्सेप्टेंस देनी चाहिए इन चीज़ों को, और एक गोल फिक्स करना चाहे और उस रास्ते पे चलना चाहे। एक ना एक दिन वी विल डेफिनेटली एक्वायर दैट गोल, और वो गोल हासिल हो जाता है। सो स्पेशली एबल बच्चों के लिए ही क्यों आखिरकार आपने ये इनिशिएटिव लिया? शायद आप ज़िंदगी में किसी और नोबल काज़ के लिए भी कुछ कर सकते थे। सो व्हाई दिस स्पेशली एबल पर्सन्स? पहले तो ये मैं कहूँगा जो मुझे सुनने वाले हैं, अगर उन्होंने किसी गलत दौर में अपने आप को पाया है, किसी गलत सिचुएशन में पाया है, गलत क्या मतलब कि उन्होंने कोई चैलेंज देखा है, अल्लाह ताला ने उनको किसी उस चीज़ में आजमाइश में डाला, तो उनको पहले शुक्र अदा करना चाहिए और बाद में उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। मैं डिसेबल बन गया, मैंने क्लियरली देखा पिक्चर, एक डिसेबल पर्सन को क्या चैलेंज है। अगर मुझे ये चीज़ समझ में आई तो मैं क्यों जाता किसी और सेक्टर में, मैं क्यों आर्फन्स के लिए काम करता। मैं हालांकि काम मैं हर किसी के लिए करता हूँ, मेरे पास जो भी आता है कोशिश करता हूँ कि उसको रिलीफ हो, लेकिन जो डिसेबल पर्सन है मैं उनकी असली पिक्चर हूँ। अगर मैं उसी अपने पिक्चर को फेड करने की कोशिश में कोई दूसरा रंग लगाता, शायद ये मेरे चेहरे पे एक धब्बा होता। मैंने वही देखा, उसी चीज़ पे काम किया, और बाकियों को भी यही करना चाहिए। अगर उनको कोई गुर्बत आई है तो पॉवर्टी पे काम करें, अगर वो यतीम है तो यतीमों पे काम करें, अगर वो किसी ऐसे मसले में शिकार हुए, किसी एब्यूज़ का शिकार हुए, उनको एब्यूज़ पे ही काम करना चाहिए। कोई ड्रग एडिक्शन में फंस जाता है, उससे निकल आता है, उसको उसी को मैनेज को ख़त्म करने के लिए आवाज़ बननी चाहिए। इफ़ेक्टिव भी रहता है। जो मैं बात डिसेबिलिटी की करता हूँ वो मैं दिल से करता हूँ। बिकॉज़ यू फील दैट। नो, आई एम नॉट फीलिंग दैट, आई एम द प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ डिसेबिलिटी। ओके। मैं प्रैक्टिकल हूँ, फीलिंग तो अलग है। फीलिंग मैंने वो देखा है, मैंने वो रिकॉग्नाइज किया है, मैंने वो सहा है, और उस चीज़ को मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि बंदे ये मत करो, ये हाँ आपके लिए गलत है, ये आपके लिए सही है, ये चीज़ करो, सजेस्ट कर सकता हूँ।
सो बचपन की कोई ऐसी मेमोरी है आपके पास जिस जो आज भी आपको क्लिक होती है एंड जिससे जावेद साहब अफसुर्दा होते हैं? बहुत सारी है, हम्म। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर इंसान को वक्त वक्त पे क्लिक होती है। हम्म। मैंने ये बात की थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हम्म। मैंने वो वहाँ पे एक दिन ऐसा जोक किया था। मैंने वहाँ पे मतलब बचपन में मुझे लगता था कि मतलब मुझे बहुत सारे लोग भी बोलते थे, जावेद एक दिन आप चमकते हुए सितारे होंगे। हम्म। लेकिन मुझे पता नहीं था कि कहाँ पे, हम्म। क्या वो सही में आसमान पे मैं होऊंगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी क्लिक होती है जो बचपन में मैं समझता था मैं ये करूँगा वो करूँगा, और वो चीज़ें नहीं नहीं हो हुई, पाई। नहीं हो पाई। हम्म। और उसमें मैं यही सोचता हूँ कि दुनिया में अल्लाह ताला ने एक्सेप्शंस रखे हैं, हम्म। और वो एक्सेप्शन आज भी है कि कहीं कहीं पे इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं कि जिनकी शादी नहीं होती है, किस्मत हम्म। में निकाह नहीं होता है। नहीं होता है। ऐसे लोग होते हैं जो इतने मतलब ताकतवर होते हैं, जिनकी बॉडी इतनी अच्छी होती है, लेकिन वो कभी मजदूरी नहीं कर पाते हैं, अपने लिए एक रोज़ी नहीं कमा पाते हैं। हम्म। इतने बड़े मतलब बंदे होते हैं जो बहुत कुछ कमाते हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं। तो एक्सेप्शन हर किसी फील्ड में है। हम्म। और मैं भी वही सोचता हूँ कि उन एक्सेप्शन में मुझे भी तो कहीं पे रहना था, और मैं रह चुका हूँ इसमें। और ये चीज़ भी मतलब इतनी क्लिक नहीं हो जाती है, लेकिन हाँ बहुत सारे मेमोरीज आ जाती है, बहुत सारी स्कूल की यादें आती है, बहुत सारे घरों की, घर में जो चीज़ें थी। मैंने बताया कि मैं यंगेस्ट ऑफ ऑल था, तो मुझे सब बहुत मोहब्बत से मेरे साथ पेश आते थे। मैं तो जिसे खान मोल बोलते हैं हम्म। कश्मीरी में, तो वो था। तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी है जो क्लिक हो जाती है। तो जो आपके फ्रेंड्स थे, कभी लगा कि ये लाइफ में मुझसे काफ़ी कुछ अच्छा कर पाए हैं या फिर मेरे से आगे चले गए और मैं बस पीछे रह गया, आई एम लेफ्ट आउट? ना, उसका तो मैं कभी भी, मैं तो समझता हूँ कि मैं उनके साथ चला, बल्कि मुझे कभी कभी लगता था कि शायद मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं रहेंगे, हम्म। ज़िंदगी बदल गई या बाकी चीज़। हम्म। लेकिन आज भी मैं जिसको फ़ोन करता हूँ, एवन वो फ़ोन करते हैं कि हमें ये चीज़ के बारे में जानना था, ये चीज़ हमारी मुश्किल है, इसमें क्या हल हो सकती है। तो जो मैं, मेरी तो मुश्किलात है, हम्म। तो मैं उनको फ़ोन करता रहता हूँ, और विद इन सेकंड्स मेरा मसला हल हो जाता है। और कुछ फ्रेंड्स बहुत ही क्लोज़ थे, ज़्यादा क्लोज़ थे, हम्म। तो आज भी वो उसी तरह से बात करते हैं। इवन मेरी डिसेबिलिटी के कोई बात नहीं होती है, बल्कि मेरी एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा बात होती है। हम्म। जावेद आप इतनी मेहनत करते हो, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। तो इसका मैं रिवर्स बोल सकता हूँ, कभी कभी होता है। सो आखिर में एक मैसेज जानना चाहूँगी फॉर द रेस्ट ऑफ आवर यूथ। रेस्ट ऑफ द यूथ के लिए मैं यही बोलता हूँ कि अपना रोल देखो दुनिया में क्या है, हम्म। उसको समझो, उसको उस गोल तक पहुँचने की कोशिश करो। हम्म। डिसेबिलिटी में मतलब बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि लोग कभी कभी अपने पैसे लगाकर इन्वेस्ट करते हैं अपनी डिसेबिलिटी लाने के लिए, अपने आप में को डिसेबल करने के लिए। वो है ड्रग एडिक्शन। जो लोग पैसा खर्चते हैं, ड्रग्स लाते हैं, एक्स्ट्रा ड्रग्स करते हैं, हम्म। वो उनको पहले ज़ेबा आपा स्कूल आना चाहिए। वहाँ देखना चाहिए कि जो मेंटल डिसेबल बच्चे हैं, जो शहजादे हैं, ऐसे घरों से है जहाँ उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम सब है, हम्म। लेकिन वो 10 रुपये नहीं खर्च पाएंगे। तो इसलिए कि क्या फ़ायदा है कि हम 10,000 का ड्रग्स लाएंगे अपने दिमाग को ख़राब करने के लिए। और जो ड्रग्स पी के बंदा होता है, उसको ऑटिज़म से ज़्यादा और कोई तकलीफ़ नहीं हो। ऑटिज़म एक ऐसी डिसेबिलिटी है जहाँ पे बच्चे इरेस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको 1 लाख रुपए का चीज़ दे दो या 10 रुपए का, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको कोई भी रंग दिखाओ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको कुछ भी खिलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको मिट्टी दे दो खाने के लिए, वो उसको भी मज़ा चखेंगे। उनको पुलाव दे दो, वो उसको भी बोलेंगे कि बहुत अच्छा है। और ये होता है कि मतलब उनको एक डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है कि हॉट क्या है, कोल्ड क्या है। तो इसलिए हमें इंसानियत के दायरे में रहना चाहिए, और अपने आप को डिसेबिलिटी के दायरे में नहीं लाना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, बाइक पे स्टंट करते हैं अपने आप को डिसेबल करने के लिए। हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो उनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई। मेरा तो खैर एक्सीडेंट हो गया, दूसरे का भी, किसी का कोई छत से गिरा, कोई किसी की पेड़ पे अपनी मजदूरी कर रहा था उससे गिरा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। आजकल का 22 साल का, 18 साल का यूथ जो होता है, वो बाइक पे स्टंट करता है, और उसको ये पता नहीं, उसको हमें पहले मिलना चाहिए।
भाई आप लोग जो है आपकी डिसेबिलिटी हुई है, आप क्या बोल रहे हो। तो उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि बाइक स्टंटिंग, सेल्फी ऊंचाइयों पे लेना, ये चीज़ें बंद करो। लाइफ एक एक्सपेंसिव चीज़ है, इसको एक्सपेंसिव ही रहने दी, इसको ज़्यादा नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी लाइफ सही है तो आप और बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने हर पूरे वर्ल्ड के लिए। जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इवन उन चीज़ों में मुलविस होते हैं जहाँ वो अच्छा दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। उनको भी पहले डिसेबिलिटी सेक्टर से मिलना चाहिए कि आप एक ही जगह हो, आपकी क्या परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को आप कैसे दूर करते हैं। जिनकी लाइफ है उनको इसका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देना चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच आपका यहाँ पे आने के लिए और हमसे बात करने के लिए ऑन रेडियो आपका 90.8। सो दिस वॉज पद्मश्री अवॉर्डी जावेद अहमद टाक साहब आज हमारे शो पे हमारे साथ, एंड डिस्पाइट ऑफ हिज चैलेंजेस इन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि ये दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। वेल, सी यू नेक्स्ट टाइम हियर ऑन रेडियो आप द 90.8 ऐसे ही किसी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के साथ। टिल देन, दिस मैक फॉरूक नाउ साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह।